The World is Flat 3.0 A Brief History of the 21st Century. Book by Thomas Friedman. Introduction. क्या दुनिया गोल नहीं, सपाट हो गई है? नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 20 से 30 साल पहले जो काम केवल आपके शहर या देश की बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती थी, वही काम आज एक छोटा सा स्टार्टअप या यहाँ तक कि कोई अकेला व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से कैसे कर पाता है? कैसे बेंगलोर में बैठा एक इंजीनियर सिलिकॉन वैली की कंपनी के लिए कोड लिखता है, या गुजरात का कोई छोटा व्यापारी अमेरिका में अपना सामान बेच पाता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही शानदार किताब की जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। किताब का नाम है द वर्ल्ड इज फ्लैट 3.0 और इसे लिखा है थॉमस फ्रीडमैन ने। इस किताब का उपशीर्षक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी का एक संक्षिप्त इतिहास। फ्रीडमैन हमें बताते हैं कि कैसे तकनीकी और ऐतिहासिक बदलावों ने हमारी दुनिया को, जो सदियों से गोल दिखती थी, उसे सपाट बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सपाट होने का क्या मतलब है? क्या हम अब किनारे से नीचे गिर जाएंगे? हंसते हुए, बिल्कुल नहीं। सपाट का मतलब है कि दुनिया में अब प्रतियोगिता और सहयोग, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन के लिए सभी के पास समान अवसर हैं। भौगोलिक दूरी या बड़े बड़े देशों की ताकत अब उतनी मायने नहीं रखती। तो चलिए एक कहानी की तरह समझते हैं कि कैसे हमारी दुनिया सपाट हुई, इसके क्या परिणाम हुए और हम इस नई सपाट दुनिया में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तैयार हैं आप? तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1। दुनिया को सपाट बनाने वाली शक्तियां, दी फ्लैटनर्स। थॉमस फ्रीडमैन ने अपनी किताब में उन 10 फ्लैटनर्स यानी ताकतों का जिक्र किया है जिन्होंने दुनिया को सपाट बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ये एक दो दिन का काम नहीं था, बल्कि धीरे धीरे एक के बाद एक कई बदलाव आए जिन्होंने मिलकर इस क्रांति को जन्म दिया। इमेजिन। 1. दी फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, 11 सितंबर 1989। पहला फ्लैटेंड था 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना। ये सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, बल्कि इसने साम्यवाद के पतन की शुरुआत की और लाखों लोगों को, खासकर पूर्वी यूरोप और फिर चीन और भारत जैसे देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका दिया। जो लोग पहले बंद दरवाजों के पीछे थे, अब वे दुनिया के लिए खुल गए थे। 2. नेटस्केप गोज़ पब्लिक, 8 सितंबर 1995 द इंटरनेट। दूसरा बड़ा बदलाव था 9 अगस्त 1995 को नेटस्केप कंपनी का पब्लिक होना। इसने वर्ल्ड वाइड वेब को आम लोगों तक पहुंचाया। सडनली दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। ईमेल, वेबसाइट्स और जानकारी तक पहुंच इतनी आसान हो गई कि पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जैसे आज हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर तुरंत मैसेज भेजते हैं, तब इंटरनेट ने वो क्षमता दी थी। 3. वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर। इसके बाद आया वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर। कल्पना कीजिए कि एक टीम अमेरिका में है, दूसरी भारत में और तीसरी चीन में। वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर ने उन्हें एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने में मदद की, मानो वे सब एक ही कमरे में बैठे हों। इससे कंपनियों के लिए काम को अलग अलग जगह बांटना, आउटसोर्सिंग, आसान हो गया। 4. अपलोडिंग। यह वो दौर था जब लोग खुद इंटरनेट पर सामग्री बनाना और साझा करना शुरू कर चुके थे। जैसे विकिपीडिया इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां दुनिया भर के लोग मिलकर ज्ञान का एक विशाल भंडार बना रहे हैं। या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जहां कोई भी अपना वीडियो अपलोड कर सकता है। इसने हर व्यक्ति को निर्माता और योगदानकर्ता बना दिया। 5. आउटसोर्सिंग। ये एक बहुत बड़ा फ्लैटेंड था। जब पश्चिमी देशों की कंपनियों ने देखा कि भारत और चीन जैसे देशों में कम लागत पर वही गुणवत्ता वाला काम हो सकता है, तो उन्होंने अपने कई काम बाहर के देशों में देने शुरू कर दिए। जैसे भारत में कॉल सेंटर्स का उदय या अमेरिकी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम। इससे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया और काम करने के नए तरीके सामने आए। 6. ऑफशोरिंग। आउटसोर्सिंग से अलग, ऑफशोरिंग का मतलब है किसी कंपनी का अपना पूरा प्रोडक्शन या फैक्ट्री किसी दूसरे देश में ले जाना, जहां लेबर सस्ती हो या टैक्स कम हो। जैसे कोई अमेरिकी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन ले जाए।
इससे ग्लोबल सप्लाई चेन और भी जटिल हो गई। 7. सप्लाई चेनिंग। वॉलमार्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह दुनिया भर के सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को एक साथ जोड़कर एक सीमलेस सप्लाई चेन बनाता है। आप सुबह एक टी-शर्ट खरीदते हैं और हो सकता है वो रात तक कहीं और बननी शुरू हो जाए। इससे उत्पाद तेजी से और कम लागत में बनने लगे। 8. इनसोर्सिंग। यह तब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मैनेज करने में मदद करती है। यूपीएस, यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इसका एक बढ़िया उदाहरण है। वे न केवल पैकेजेस डिलीवर करते हैं, बल्कि वे कंपनियों के लिए उनकी इन्वेंटरी और रिपेयर सेवाओं को भी संभालते हैं। यह एक तरह का सहयोग है जो दक्षता बढ़ाता है। 9. इन्फॉर्मिंग। गूगल, याहू और बिंग जैसे सर्च इंजनों ने हमें जानकारी तक असीमित पहुंच दी। आज आप कुछ भी जानना चाहें, बस एक क्लिक दूर है। यह व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी तक पहुंच को सपाट बनाता है, जिससे हर व्यक्ति सशक्त होता है। 10. स्टीरॉयड्स, वायरलेस वॉइस ओवर आईपी। ये वो तकनीकें हैं जिन्होंने बाकी के फ्लैटनर्स को और भी तेज और शक्तिशाली बना दिया। वायरलेस टेक्नोलॉजी, वॉइस ओवर आईपी, वीओआईपी, यानी इंटरनेट के जरिए कॉल करना, मोबाइल फोन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीएस, इन सब ने हमें हर जगह, हर समय, हर किसी से कनेक्टेड रहने की आज़ादी दी। अब काम करने के लिए ऑफिस में होना जरूरी नहीं रहा। इन सभी फ्लैटनर्स ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां दुनिया वास्तव में सपाट लगने लगी। चैप्टर 2। द ट्रिपल कन्वर्जेंस। फ्रीडमैन बताते हैं कि ये 10 फ्लैटनर्स अपने आप में शक्तिशाली थे, लेकिन असली क्रांति तब आई जब ये तीनों चीजें एक साथ कन्वर्ज हुईं, यानी आपस में मिल गईं। एक सभी फ्लैटनर्स का एक साथ आना, ये 10 शक्तियां अलग अलग काम नहीं कर रही थीं, बल्कि ये एक दूसरे को बढ़ावा दे रही थीं। जैसे इंटरनेट आया तो आउटसोर्सिंग आसान हुई और फिर वायरलेस ने उसे और भी तेज बना दिया। 2. नए बिजनेस मॉडल्स और कार्यप्रणाली का उदय। कंपनियों ने समझा कि अब वे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुनिया भर में कर सकती हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ी और लागत घटी। 3 अरबों नए लोगों का वैश्विक बाजार में शामिल होना। चीन, भारत और सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के बाजार में लगभग 3 अरब नए लोग शामिल हुए। ये लोग न केवल उपभोक्ता थे, बल्कि कुशल श्रमिक और नवप्रवर्तक भी थे। इस ट्रिपल कन्वर्जेंस ने मिलकर एक ऐसा तूफान लाया जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अब एक व्यक्ति, एक छोटी कंपनी भी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, क्योंकि अब मैदान सपाट था। इमेजिन। उदाहरण, पहले अगर किसी भारतीय कंपनी को अमेरिकी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता तो बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इंटरनेट, वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन टूल्स की वजह से आज ऐसा करना बहुत आसान हो गया है। एक छोटे शहर का युवा भी घर बैठे विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम कर सकता है। यही सपाट दुनिया की ताकत है। चैप्टर 3। लिविंग इन दी फ्लैट वर्ल्ड। तो अब जब दुनिया सपाट हो गई है तो इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है? फॉर इंडिविजुअल्स, अवसरों की भरमार। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी इसी का नतीजा है। जैसे आप भारत में बैठकर एक अमेरिकी ब्लॉग के लिए लिख सकते हैं या जर्मनी के ग्राहक के लिए ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। कौशल का महत्व अब आपकी डिग्री से ज्यादा आपके कौशल मायने रखते हैं। जो लगातार सीखेगा, नया कौशल अपनाएगा, वही सफल होगा। सीखना बंद तो जीतना बंद, ये कहावत इस सपाट दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। प्रतिस्पर्धा की चुनौती, जहां अवसर हैं, वहां चुनौतियां भी हैं। अब आप केवल अपने शहर या देश के लोगों से नहीं, बल्कि दुनिया भर के सबसे अच्छे लोगों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर आप अपने कौशल नहीं सुधारेंगे तो कोई और आपसे बेहतर काम करके आपकी जगह ले लेगा। जितने ऊंचे आप कूदते हैं, जाल उतना ही बड़ा होता है। द हायर यू जंप, द बिगर द नेट। फ्रीडमैन कहते हैं कि आपको खुद को ऐसा बनाना होगा कि आपकी जगह कोई न ले पाए। अपने कौशल को ऐसा पास बनाओ कि आपको हमेशा काम मिले, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों। फॉर कंपनीज,
इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। कंपनियों को अब लगातार नए तरीके खोजने होंगे, नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे और दुनिया भर के टैलेंट के साथ सहयोग करना होगा। वैश्विक पहुंच। एक छोटी कंपनी भी अब वैश्विक ग्राहक बना सकती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न और अलीबाबा ने इसे संभव बनाया है। द बिग विल नॉट बीट द स्मॉल, द फास्ट विल बीट द स्लो। इस नई दुनिया में तेजी और लचीलापन सबसे महत्वपूर्ण है। जो कंपनी तेजी से बदलेगी और नए ट्रेंड्स को अपनाएगी, वही सफल होगी। फॉर कंट्रीज। शिक्षा पर ध्यान। भारत जैसे देशों को अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, खासकर स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्रों में, ताकि हमारे युवा वैश्विक बाजार के लिए तैयार हो सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली और परिवहन जैसी सुविधाएं विकसित करना अनिवार्य है ताकि लोग इस सपाट दुनिया के अवसरों का लाभ उठा सकें। ओपन माइंडसेट। फ्रीडमैन का तर्क है कि देशों को बाहरी विचारों और निवेश के लिए खुला रहना चाहिए। संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म से प्रगति बाधित होती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। खान एकेडमी, एक नॉन-प्रॉफिट शैक्षिक प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर के छात्रों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता है। यह इन्फॉर्मिंग और अपलोडिंग का एक बड़ा उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स, फायरफॉक्स। दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर मुफ्त सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसे सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं। यह अपलोडिंग और वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर का प्रमाण है। ओला, उबर। ये कंपनियां वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर और वायरलेस कनेक्टिविटी का उपयोग करके दुनिया भर में लाखों ड्राइवरों और यात्रियों को जोड़ती हैं, जिससे वे एक सपाट सेवा प्रदान कर पाते हैं। चैप्टर 4। द रोड अहेड एंड इंस्पिरेशन। तो इस सपाट दुनिया में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें घबरा जाना चाहिए या इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए? फ्रीडमैन कहते हैं कि हमें इस बदलाव को गले लगाना होगा। हमें 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। 1. एजुकेट एंड एम्पावर योरसेल्फ। लगातार सीखो, नए कौशल अपनाओ। 21वीं सदी में सबसे जरूरी कौशल है सीखने की क्षमता, लर्निंग हाउ टू लर्न। 2. बी फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टेबल। काम के नए तरीकों को अपनाओ, नई तकनीकें सीखो। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलेगा। 3. कोलैबोरेट, डोंट जस्ट कॉम्पीट। आज के जमाने में अकेले काम करने से ज्यादा मिलकर काम करने से सफलता मिलती है। दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ो, सीखो और सिखाओ। फ्रीडमैन यह भी आगाह करते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित देशों को अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए शिक्षा और नवाचार, इनोवेशन में लगातार निवेश करना होगा, वरना भारत और चीन जैसे देश उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है, बशर्ते हम सही दिशा में आगे बढ़ें। कंक्लूजन। एक नई, सपाट और रोमांचक दुनिया। तो दोस्तों, थॉमस फ्रीडमैन की दी वर्ल्ड इज फ्लैट 3.0 इंच हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यह अब एक सपाट मैदान है जहां हर व्यक्ति और हर देश के पास अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है। यह डरने की नहीं, बल्कि उत्साहित होने की बात है। इमेजिन। यह किताब हमें याद दिलाती है कि भविष्य उनका है जो सीखने को तैयार हैं, जो बदलाव को अपनाते हैं और जो दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ने और सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। अपनी सोच को सपाट बनाओ, यानी उसे सीमाओं में मत बांधो। नए विचारों का स्वागत करो, जोखिम लेने से मत डरो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। याद रखना, इस सपाट दुनिया में आपकी लोकेशन नहीं, आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी और आपकी सीखने की इच्छा, विलिंगनेस टू लर्न, आपको सबसे आगे ले जाएगी। तो उठो, अपने कौशल को निखारो और इस नई रोमांचक, सपाट दुनिया में अपना स्थान बनाओ। ये किताब सिर्फ अर्थव्यवस्था या तकनीक के बारे में नहीं है, ये हमारे भविष्य के बारे में है और हम उसमें कैसे फिट होते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे हम सभी, चाहे हम कहीं भी हों, एक दूसरे से जुड़कर कुछ अद्भुत कर सकते हैं।